तो कैसे हैं दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स विद नमन में। मैं हूं नमन और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के जो वीडियो का टॉपिक है, आपने कल देखा कि इंडिया ने इंग्लैंड को T20 सीरीज़ में हराया 3-2 से। तो आज हम उसी पे बात करेंगे कि क्या इंडिया के पॉजिटिव्स थे इस सीरीज़ से, जो क्या क्या इंडिया ने बड़ी चीज़ें पाई और क्या ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे कौन से एरियाज है जहाँ पे अभी भी इंडियन टीम सुधार कर सकती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने कमेंट हमें राय दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो अगर हम पॉजिटिव्स की तरफ बढ़ें तो मैं समझता हूँ जो एक वन ऑफ द बिगेस्ट पॉजिटिव्स था इस श्रृंखला से, वो था ईशान और सूर्य की फॉर्म। क्या था ना कि इस सीरीज़ के होने से पहले हम एक फिक्स टेम्पलेट से चलते थे। टेम्पलेट क्या था कि हम शुरुआत में थोड़ा संभल के चलेंगे, 40 से 50 रन बनाने को देखेंगे शुरुआत के 6 ओवरों में, और आखिर में फिर हार्दिक पांड्या की मदद से अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करने को देखेंगे आखिरी 5 ओवरों में। अब क्या हुआ ना, ईशान और सूर्य आ गए तो हार्दिक पांड्या से ही बर्डन कम हो गया, और अब आप क्या है ना, अब आप शुरुआत से पावर प्ले से अटैक करने को जा सकते हैं। और जिसकी वजह से में जो बड़ा इफेक्ट जो दिखेगा अब आपको, वो ये दिखेगा कि अगर पहले इंडिया 180 पे एंड करता था तो अब इंडिया 200 पे ऐड करेगा, क्योंकि इंडिया पावर प्ले में भी अब अटैकिंग क्रिकेट खेल सकता है ईशान और सूर्य के कारण। तो वो जो 20 अंक का डिफरेंस आएगा ना टोटल स्कोर में, वो लाने मत करेंगे ईशान और सूर्य, और 20 अंक का डिफरेंस एक मैच विनिंग डिफरेंस हो सकता है। यह बात आप जानते हैं, T20 में छोटे छोटे डिफरेंस भी जो होते हैं 5 रन 10 रन के, वो बहुत बड़े होते हैं। और यहाँ तो मैं समझता हूँ 20 रन का डिफरेंस ऐड कर सकते हैं ये दोनों खिलाड़ी, क्योंकि इन दोनों के पास वो क्षमता है कि ये शुरुआत से ही 2-3 बॉलें खेलने के बाद ही अटैक करने के लिए जा सकते हैं, इनफैक्ट फ्रॉम फर्स्ट बॉल जा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ईशान और सूर्य के आने से जो टेम्पलेट था ना इंडियन T20 क्रिकेट टीम का, कि हम इस तरह जाएंगे, वो थोड़ा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आई है, उसमें एक नया डायमेंशन ऐड हुआ है, और उसमें एक नई सोच देखने को मिलेगी अब आपको, क्योंकि अब इंडिया विकेट बचाने को नहीं जाएगी, अब इंडिया शुरुआत से अटैक करने को दे सकती है, क्योंकि वो प्लेयर्स आ गए जिनके पास स्ट्राइकिंग एबिलिटी बहुत कमाल की है ईशान और सूर्य के रूप में। तो ईशान और सूर्य का इंक्लूजन मैं समझता हूँ बहुत बड़ा इंक्लूजन हुआ है और इससे बहुत फ़ायदा होगा। दूसरा जो पॉजिटिव आया है वो है श्रेयस अय्यर की फॉर्म। आपने अगर देखा होगा जो T20 क्रिकेट हुआ था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की श्रृंखला हुई थी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया गया था, तो उस सीरीज़ में क्या था कि श्रेयस थोड़े तकलीफ में लग रहे थे शॉर्ट बॉल के खिलाफ, और ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने भी इसका काफ़ी फ़ायदा उठाया था। तो उस श्रृंखला में और पूरे लिमिटेड ओवर्स लाइक में श्रेयस आउट ऑफ फॉर्म लगे, आउट ऑफ टच लगे, क्योंकि उनकी जो शॉर्ट बॉल की एक वीकनेस है उसको काफ़ी अच्छा एक्सप्लॉइट कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि हमने देखा श्रेयस ने, अगर आपको पहला T20 याद हो जहाँ पे इंडिया ने 124 रन बनाए थे, तो उसमें वहाँ पे भी बॉल पिच पे बाउंस था, लेकिन एक श्रेयस ही थे जो कंफर्टेबल दिखे, जिन्होंने पुल शॉट भी अच्छे खेले। तो आई एम श्योर कि श्रेयस ने काफ़ी वर्क किया है अपने शॉर्ट बॉल के गेम के खिलाफ, जो कि मैं समझता हूँ बहुत बड़ा पॉजिटिव है। क्योंकि अगर आप श्रेयस के गेम को देखें तो एक कंप्लीट प्लेयर लगते हैं, बस जो उनकी कमी थी वो यही थी कि जो फास्ट बॉलर के खिलाफ तंग हो रहे थे, क्योंकि फास्ट बॉलर्स उनको बाउंसर डाले थे तो अच्छी पोजीशन में नहीं आ पा रहे थे शॉट को खेलने के लिए, ना पुल शॉट खेलने की पोजीशन में आ पा रहे थे, ना कट वाली पोजीशन में आ पा रहे थे। तो अब इस बार हमने देखा कि श्रेयस काफ़ी कंफर्टेबल लगे और काफ़ी क्लैरिटी ऑफ माइंड लगी उनके दिमाग में जब भी शॉर्ट बॉल गिर रही थी। तो मैं समझता हूँ ये जो श्रेयस ने हार्डवर्क किया है अपने शॉर्ट बॉल गेम के खिलाफ, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और श्रेयस ने इसकी वजह से ही 2 बहुत अच्छी इनिंग्स भी खेली इस श्रृंखला में। पहले मैच में 67 रन की इनिंग्स, और चौथे T20 में जो उन्होंने 18 बॉल में 37 रन बनाए, वो बहुत लाजवाब इनिंग्स थी। और संजय मांजरे का सामने तो कहा भी, क्योंकि बेस्ट T20 नॉक थी श्रेयस अय्यर की। तो श्रेयस अय्यर का इस तरह से रन बनाना और अपनी वीकनेस को दूर करना शॉर्ट बॉल के खिलाफ, वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव समझूंगा मैं। इसके बाद आगे बढ़ें तो अगला पॉजिटिव मैं समझता हूँ शार्दुल ठाकुर की बॉलिंग फॉर्म जो आपने देखी। अगर आपने देखा हो, शार्दुल ठाकुर शायद थोड़े अंडररेटेड बॉलर हैं। एक आपको स्टैट बताता हूँ कि ये जो श्रृंखला हुई है T20 सीरीज़ की, सबसे ज़्यादा विकेट इस श्रृंखला में शार्दुल ठाकुर ने ही लिया है, 8 विकेट उनके नाम है, और दूसरे नंबर पर जोफ्रा हैं जिनके नाम 7 विकेट हैं। और क्या होता है ना कि शार्दुल के आने से एक जो आपकी लंबी बॉलिंग ऑप्शंस हैं आपके पास पहले से ही बहुत सारे हैं, उसमें एक और नाम ऐड हो जाता है शार्दुल का। और शार्दुल का जो प्लस पॉइंट है वो बैटिंग भी कर सकते हैं। तो अगर कभी ऐसा दिन आया जहाँ पे इंडिया की शुरुआत में 4-5 विकेट जल्दी गिर जाते हैं, तो आपको पता है नीचे शार्दुल नंबर 9 पे बैटिंग करने आएंगे और आपकी बैटिंग को और डेप्थनेस देते हैं वो। तो शार्दुल का जो बॉलिंग फॉर्म हमने देखा है वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव समझूंगा मैं। घबराए नहीं किसी मौके पे, अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बैक करते हैं। विराट ने भी कल मैच के बाद यही कहा उनके बारे में कि अपने आप को बहुत ज़्यादा बैक करते हैं शार्दुल, और मतलब ऐसे घबरा नहीं जाते जब वो किसी बड़े बॉलर को अपने सामने देखते हैं बैटिंग करते वक्त, या किसी बड़े बैट्समैन को अपने सामने देखते हैं बॉलिंग करते वक्त। घबरा नहीं जाते, अपने आप पे बिलीव रखते हैं और एक सेल्फ कॉन्फिडेंट पे बेस्ड प्लेयर हैं जो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बैक करते हैं। और यही एक नतीजा है कि उन्होंने वो इनिंग्स भी खेली थी ब्रिस्बेन में, जिन्होंने वाशिंगटन के संग जो उनकी पार्टनरशिप हुई थी। तो शार्दुल ठाकुर का ही बॉलिंग फॉर्म दिखाना और जो उन्होंने
कहते हैं ना, इंडियन कैप्टन को एक अच्छा सिर दर्द दिया है कि जब आप अगला मैच खेलेंगे तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन इकट्ठे हो गए हैं। आपके नटराजन, भुवनेश्वर, बुमराह, शमी पहले से ही थे, उसमें शार्दुल का नाम भी जोड़ दीजिए। और शार्दुल का जो बैटिंग है वो एक प्लस पॉइंट देता है, जो उन्हें थोड़ी लीड भी देता है बाकियों के ऊपर। तो शार्दुल का जो बॉलिंग फॉर्म है, मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ा एक बेनिफिट होगा और आगे भी काफ़ी हेल्प करेगा इंडियन टीम को। और हम बॉलिंग की बात करें तो अगला जो बेनिफिट मैं समझता हूँ भुवनेश्वर कुमार का हुआ है। क्या था ना कि जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया में भी था तो एक थोड़ा सा कुछ बॉलिंग मिसिंग लिंक लग रहा था, खासतौर से स्टार्टिंग ओवर्स में विकेट ना मिलना। अब आप देखिए भुवनेश्वर एक कंप्लीट बॉलर है। अगर आप शुरुआत में वो उस बॉल को स्विंग कराते हैं, उससे विकेट देते हैं, हमने सालों से उन्हें देखा है करते हुए। मिडल ओवर्स में क्या है, वो नकल बॉल है, वो स्लो बॉल्स हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लो बॉल्स हैं जो यूज़ करते हैं। और डेथ ओवर्स में उनके पास यॉर्कर भी है। तो एक कंप्लीट T20 बॉलर है भुवनेश्वर कुमार और काफ़ी ज़्यादा अनुभव भी लेके आते हैं। कल का मैच अगर आपने देखा हो T20 आई का, तो जिस मैच में 400 से ज़्यादा रन बने हो, उस मैच में उन्होंने केवल 15 रन दिए। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनके पास अनुभव है, दिमाग से क्लेवर है और वेरिएशंस तो हैं उनके पास, स्किल्स भी हैं। और जब स्किल्स प्लस एक्सपीरियंस जुड़ता है तो वही होता है जो भुवनेश्वर कुमार ने कल करके दिखाया। बाकी सब बॉलर्स लग रहा था किसी और पिच पे बॉलिंग कर रहे हैं और भुवनेश्वर कुमार टोटली किसी और पिच पे बॉलिंग कर रहे हैं। और वो इसलिए हुआ क्योंकि भुवनेश्वर के पास स्किल्स बहुत ज़्यादा हैं, डिफरेंट यॉर्कर भी होंगे, स्विंग भी, आउट स्विंग है, इन स्विंग है, कटर्स भी डालते हैं, स्लो बॉल्स भी है, नकल बॉल भी है। तो एक कंप्लीट T20 बॉलर है भुवनेश्वर को फॉर्म में वापस देखना, ये समझता हूँ बहुत अच्छा साइन है। बस भुवनेश्वर को जो एक चीज़ करनी है, इंजरी से अपने आप को बचाना है, क्योंकि इंजरी ने उनके करियर में काफ़ी अड़चन डाली है पिछली 1-1.5 साल में। मैं याद करूँ तो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड रहे हैं। तो अगर भुवनेश्वर फिट रहते हैं तो एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन है। और आपको कई बार ऐसा होगा भी कि अगर आपको आखिरी 2 ओवर में 20 रन बचा रहे हैं तो भुवनेश्वर, बुमराह या शमी ये ऐसे बॉलर हैं जो कि आपको काम करके दे सकते हैं। उसके बाद मैं कहूँगा हार्दिक की बॉलिंग फॉर्म। हार्दिक को हम एज अ बैट्समैन तो हम जानती हैं वो क्या कर सकते हैं। हार्दिक का बॉलिंग फॉर्म जो उन्होंने दिखाया है वो एक मैं बहुत बड़ा पॉजिटिव समझूंगा, क्योंकि आपको अगर याद हो 14 T20 जहाँ पे इंग्लैंड ने कुछ 180 के आसपास रन बनाए, वहाँ पे हार्दिक ने केवल 16 रन दिए थे। और हार्दिक एक क्रूशियल फैक्टर है अलॉन्ग साइड जडेजा। हार्दिक और जडेजा वो 2 प्लेयर्स हैं जो इंडिया को अलाउ करते हैं कि आप 5 बैट्समैन प्लस एक कीपर के संग चाहिए, क्योंकि ये आपको बॉलिंग करके देंगे। और वो जो अगर आपके 4 बॉलिंग ऑप्शन हैं तो ये आपके 5 या 6 बॉलिंग ऑप्शन के तौर पे काम कर सकते हैं। तो हार्दिक और जडेजा ऑलराउंडर्स हमेशा बैलेंस देते हैं टीम को। तो अगर हार्दिक पूरी तरह फिट है और जडेजा पूरी तरह फिट है तो एक ऑलराउंडर का रोल प्ले कर सकते हैं, जो कि मैं कहूँगा आप जो भी दुनिया की बड़ी टीमें देखें, अगर आप जो भी टाइटल जीतती हैं, बड़े इवेंट जीतती हैं, ICC इवेंट जीतती हैं, तो उसमें आप एक बात कॉमन नोटिस करेंगे कि उनके पास अच्छे ऑलराउंडर होते हैं। इंग्लैंड जीता था अभी वर्ल्ड कप, उनके पास स्टोक्स थे। 2011 में आपको याद हो इंडिया जब वर्ल्ड कप जीता था, हमारे पास युवराज थे जो कि ऑलराउंड का रोल करके दे रहे थे। तो हमेशा बहुत ज़रूरी होता है कि आपके पास वो ऑलराउंडर वाला प्लेयर हो जो कि टीम को बैलेंस बना के रखता है, बैटिंग और बॉलिंग के बीच में जो बैलेंस है वो प्रदान करता है। और हार्दिक का बॉलिंग करना मैं बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन इसे समझता हूँ। और जिससे कि बाकी अगर किसी बॉलर का ऑफ डे भी है तो उससे ही प्रेशर कम हो जाएगा अगर हार्दिक होंगे तो, क्योंकि एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन आपको मिल जाता है। और उसके बाद थोड़ी अगर वरीज की तरफ बढ़ें तो इंडिया की अगर एक वरी जो मैं जानता हूँ आपके दिमाग में होगी, वो होगी राहुल की बैटिंग फॉर्म। लेकिन मैं उसे उतनी बड़ी एक वीकनेस नहीं मानूंगा और या फिर उसे एक नेगेटिव में नहीं दूंगा, क्योंकि आपको समझना होगा कि राहुल ने ज़्यादा मैच खेले नहीं है इस मैच से पहले। उनका जो आखिरी मैच हुआ था इंटरनेशनल क्रिकेट में वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ था T20 में, जिसको 1-2 महीने हो चुके हैं मेरे ख्याल में। तो जैसे मुझे यकीन है जैसे राहुल और मैच खेलेंगे ऐसे रवा होंगे क्रिकेट से। अभी IPL भी आ रहा है तो मुझे पूरा यकीन है कि वो IPL में जब रवा हो जाएंगे और काफ़ी सारे मैच उन्हें मिल जाएंगे तो उसके बाद जब वो इंडियन टीम में आपको खेलते हुए दिखेंगे तो बिल्कुल अलग राहुल दिखेंगे। और मैं समझता हूँ उनका यह नहीं चल पाना ही बस इसलिए था क्योंकि उनके पास पीछे मैच प्रैक्टिस नहीं थी, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के नहीं आ रहे थे। और प्लस उन्हें सामने टॉप क्लास बॉलिंग लाइनअप मिल गई वुड और आर्चर की, जिनकी पेस 145 प्लस है। तो आसान नहीं रहता अगर आपने मैच प्रैक्टिस नहीं की हो और उसके बाद सीधे जैसे मैच में उतरे आपको 145 वाले बॉलर्स मिल जाएँ। तो जैसे राहुल खेलेंगे मैच प्रैक्टिस मिलेगी आपको, फिर से वही राहुल देखने को मिलेंगे जिनके नाम T20 में 3 शतक हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। उसके बाद मैं अब जो एक बात करें कि मैं आगे क्या देखना चाहूँगा, तो मैं एक राहुल तेवतिया का इंक्लूजन देखना चाहूँगा। मैं जानता हूँ कई लोगों को इस बात से हैरान होगा कि राहुल तेवतिया को क्यों, उनको तो अभी तक हमें देखा भी नहीं है। मैं इसलिए चाहूँगा क्योंकि अगर आप आज के क्रिकेट को देखें तो हमें देखा है कि बैट्समैन जो है ऑफ स्पिनर्स में तब दिक्कत में आते नहीं हैं। और ऑफ स्पिनर के संग एक जो डिसएडवांटेज रहता है ऑफ स्पिनर्स के संग वो यही है कि राइट आर्म ऑफ स्पिनर आप राइट हैंडर के सामने लगा नहीं सकते, क्योंकि फिर बॉल अंदर आएगी तो उसके लिए मारना आसान हो जाएगा। सिमिलरली लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर को आप लेफ्ट हैंडर के सामने नहीं लगा सकते, उसके लिए बॉल अंदर आएगी, उसके लिए आसान हो जाएगा।
लेग स्पिनर्स के संग ये चीज़ नहीं होती, क्योंकि लेग स्पिनर्स के पास गोगली भी होती है और लेगी भी होती है, तो इसकी वजह से वो जो बॉल अंदर आने वाला फैक्टर होता है वो आप बाहर कर सकते हैं अगर आप अच्छे लेग स्पिनर हैं और आपके पास दोनों वेरिएशंस हैं तो मैं ऐसे समझता हूँ कि अगर अगर चहल या राहुल चहर के संग अगर आप 2 लेग स्पिनर्स खिला पाए अपने T20 टीम में, तो एक आपको विकेट टेकिंग ऑप्शन और मिलता है। हम ये बात हमेशा सुनते रहते हैं कि लेग स्पिनर जो होता है एक विकेट टेकिंग ऑप्शन होता है, चाहे रन थोड़े ज़्यादा चले जाएं पर आपको विकेट लेके देगा क्रूशियल टाइम पे। तो इसी में समझता हूँ कि राहुल तेवड़िया का इंक्लूजन आपको नए ऑप्शंस खोल के दे सकता है भविष्य में। और जो इंडियन टीम अभी मुझे लगता है 98% कंप्लीट है, वो 100% कंप्लीट हो जाएगी अगर राहुल तेवड़िया कभी अगर आपको जो वो कहते हैं ना कि अगर वो उनके भाई चल पड़े तो वो इंडियन टीम पूरी 100% कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि आपको एक लेग स्पिनर ही मिलेगा प्लस लोअर डाउन द ऑर्डर आपको एक स्ट्राइकर भी मिलेगा, क्लीन स्ट्राइकर ऑफ द बॉल। तो ये मैं एक चीज़ है जो देखना चाहूँगा आगे जाते हुए राहुल तेवड़िया को इंक्लूड किया जाए, जिससे कि उनके जो लेग स्पिनर है वो रोल में आए, उनकी लोअर ऑर्डर हिटिंग भी प्ले में आएगी। और तो मुझे लगता है ये एक चीज़ है जो आगे हम कर सकते हैं आगे जाते हुए, जो इंडिया की और बाकी सब इंडियन टीम में मुझे सेटल लग रहा है, काफ़ी अच्छी जा रही है इंडियन टीम, काफ़ी कंप्लीट लग रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही था। मैं जानना चाहूँगा आपके क्या ओपिनियंस थे, कि मैंने कोई पॉजिटिव मिस कर दिया हो तो प्लीज़ मुझे बताइए कि मैंने यार ये मिस कर दिया, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। क्या फिर आपके नज़र में कोई ऐसा कोई इंडियन टीम के लिए वरी हो जो मैंने मिस कर दिया और जो आप मुझे पॉइंट आउट कराना चाहें, तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा और जानना चाहूँगा कि ऐसे और, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इसलिए है यार कि हम आपस में बातचीत कर सकें और क्रिकेट के बारे में जो नॉलेज है हमारी वो और एनहेंसमेंट हो सके, स्पोर्ट्स के बारे में जो नॉलेज है वो उसका एनहेंसमेंट हो सके उसमें। तो अगर मैंने कोई पॉइंट मिस किया हो तो प्लीज़ बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, उससे मुझे और मोटिवेशन मिलती है और अच्छा काम करने की मोटिवेशन मिलती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मैंने जैसे कहा प्लीज़ लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका कोई सुझाव हो मैंने जैसे कहा प्लीज़ वो रखिएगा, और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहेंगे वो भी मुझे बताइएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द।